बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास। ये आज हमारी जो न्यूज़ ऑफ द डे है वो यही है कि सब्जियों गोश्त के बाद सब्जियां जो हैं वो भी आवाम की पहुंच से काफ़ी दूर हो गई हैं और आवाम का महंगाई से वही हाल है जो इस वक्त मेरे गले का हाल है। नहीं, आपके गले को थोड़ा सा रेस्ट देना बड़ा ज़रूरी है, मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। नहीं, आप बहुत रेस्ट देती हैं मेरे गले को, ऑनेस्टली। मुझे पता है, मैं आपकी नहीं, वो आवाज़ को से अच्छी लग रहा तरह है जानता ना, हूँ। वो आपकी आवाज़ से लग रहा है। देती हैं मेरे गले को और कोई नहीं देता। इसके पीछे जो है ना बहुत सारी चीज़ें मैं समझ रही हूँ, एक दो ही चीज़ें। अच्छा जी, खैर सब्जियां, फल, दालें, गोश्त, ये सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। ये वो बुनियादी अशिया हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिनको महंगा नहीं होना चाहिए। स्पेशली जिस तरह आप अभी फरमा रही थी कि ज़रई मुल्क हैं हम, तो ज़रई मुल्क में तो इन सारी चीज़ों को बहुत सस्ता होना चाहिए, हमारी पहुँच में होनी चाहिए। आवाम की कमर टूट चुकी है महंगाई की वजह से, और जब तक ये महंगाई को काबू नहीं किया जा सकेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ने के लिए महंगाई को काबू करना है। अगली हुकूमत जो भी आ रही है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बट अगली हुकूमत के पास उस्मा जैसे ही कोई दूसरी हुकूमत आएगी, अभी उन्होंने भी आते साथ यही कहना है, वही सेम स्क्रिप्ट। मैं आपको लिख के मैं आपको सुना दूं। पिछली हुकूमतों ने महंगाई से जो है वो कमर तोड़ दी है। पिछली हुकूमत ने महंगाई से कमर तोड़ दी है, खजाना खाली हो चुका है, कर्जा बुरा हाल हो चुका है। ये सारी वो चीजें हैं जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, और यही यके बाद दीगरे रिपीट होती रहती है कि खजाना खाली है और ये महंगाई की अशद ज़रूरत है। IMF से कर्जे लिए हुए हैं और इन कर्जों की वजह से महंगाई में इजाफा करना पड़ता है, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। सिर्फ भी जाते जाते ये कह के गए हैं कि ये थोड़ा सा वक्त था, ये तो पलक झपकने जैसा महसूस हुआ है। मुझे एक दफ़ा और मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह मुल्क की तकदीर बदलने तो उनको तो नहीं मिली थी ना। मतलब आप ये सोचें, आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी शख्स आएगा तो वो अपनी तो कोशिश करेगा ना कि वो जो उसको एंजॉय तो कर सके उस कुर्सी को। तो बात सर ये कि मियाँ शहबाज शरीफ जो थे वो तो इस वजारत उज़्मा पे पहली दफ़ा फाइज हुए ना, तो उनकी अभी अंदर होंगी चीज़ें, उनके लिए तो ये पीनट लग रहा होगा, डेफिनेटली। पीनट भी नहीं, बल्कि पीनट भी नहीं है। जो मतलब तजियाकार हैं उनके मुताबिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। नुकसान इस सेंस में कि बहुत हम माशी तौर पे बदतरीन हालात की तरफ जा चुके हैं। यहाँ से काबू करना वाकई किसी बड़े मुखलिस और संजीदा एक दौर अच्छा, का आपको क्या लगता है? चले मुझे ये बताइए कि अगर हम एक आम आदमी है ना, कहा यह जाता है कि जो असेंबली में लोगों को लेके आया जाए या प्राइम मिनिस्टर या वजारत उज़्मा पे जो लेके आया जाए वो किसी आम आदमी को लेके आया जाए। आप मुझे बताइए, एज अ आम आदमी, आप या मैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, ये अलग अलग इसके ऊपर राय देते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं कि आम आदमी जो है ना फिर इस मुल्क के ऊपर काम सीखेगा और बुरा हाल कर देगा। ठीक है, बिल्कुल। और जिन लोगों को काम आता है वो कहते हैं कि इन लोगों ने ऑलरेडी इतना बुरा हाल कर दिया है। तो ये हम उस जगह पे आके खड़े हो गए हैं कि किसी के पास इसका वो सही वाला हल मौजूद नहीं है। अगर है भी तो वो हमें सही लग नहीं रहा है, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे वो कोई इतने मज़ेदार नहीं रहे। मगर खैर, दुआ का रास्ता जो है वो आज भी बिल्कुल हमारे हाथ में। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को मुखलिस हुक्मरान दे, और हमारी आवाम जो है उनकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि वो सही मानों में ऑनेस्टी के साथ जो है अपने वोट का इंतखाब करें। अपनी राय जो है वो वोट से पहले इस हवाले से मत दें कि मतलब इन्होंने कौन सा जीतना है, इनको वोट देने का फायदा नहीं। मसला सारा ये जो भी आपको लगता है आप उसे वोट दें, आप बस वोट जरूर दें। हाँ जी। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ खाने पीने के लोगों से जिन्होंने खाने पीने के हवाले से इस फूड इंडस्ट्री में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का काम किया है। लेकिन महंगाई के इस दौर में भी कुछ ऐसी सहूलियात हमारे पास मौजूद हैं जिनसे सवादा हासिल किया जा सकता है, और महंगाई के साथ साथ जो घर बैठी खवातीन हैं वो भी काम कर रही हैं। वो बाहर ना निकले लेकिन वो घर में बैठे पे अपने हुनर के जरिए ऐसे काम कर रही हैं जिससे उनकी इनकम जो है वो जनरेट हो रही है और हो सकती है। और एक उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपने खाने को बाकी दूसरे लोगों तक पहुंचा सकती हैं। यानी कि वो लोग, वो खवातीन जो कि वर्किंग है या जो हजरात हैं जिनको कभी कभार दिल कर रहा होता है कि कुछ बाहर का खाया जाए, लेकिन उनको घर के खाने की ही ख्वाहिश होती है, क्योंकि बाहर के खाने कभी कभार मुज़रे सेहत होते हैं या फिर उनमें ऐसी
चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो फैटनिंग का शिकार होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वो घर का खाना खाएं और बेस्ट फूड खाएं। तो बेस्ट फूड के लिए आप क्या करते हैं? जी, मैं बेस्ट फूड के लिए जो है वो घर का खाना ही खाता हूँ और यही बेस्ट फूड होता है। मैं आपको बताऊं कि आज हमारे फूड से रिलेटेड जो मेहमान हैं इनका ताल्लुक फूड पांडा से है। फूड पांडा होम शेफ, ये एक ऐसे मेहमान है हमारे साथ जिनको हम आपसे मिलवाने वाले हैं। फूड पांडा ने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया कि वो सारे लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो सारी ख़वातीन स्पेशली जो घरों में बैठ के कोई ना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहती थी, तो उन्होंने इनको मौका दिया। इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेटअप है। वो ये है कि आप अगर होम शेफ़ बनना चाहते हैं कि आप जो कोई भी अच्छा खाना बनाते हैं वो आप फूड पांडा के जरिए लोगों तक पहुंचा सकें। हाँ, अच्छा। तो उसके लिए Have you ever been tried? हाँ, मैंने ट्राई किया और मैं ट्राई करता रहता हूँ। Okay. अच्छा, वो उसमें ये है कि ये एप्लीकेशन दी जाती है जी, एक मतलब शेफ की तरफ से, होम शेफ की तरफ से। वो आके देखते हैं, अच्छा। घर में पूरा किचन का सारा निजाम देखते हैं, उनको जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बताते हैं, किस तरह आपने पैक करना है। जी, वो करते हैं। सर्वे के बाद जो है वो इनको होम शेफ का खिताब दे दिया जाता है और फिर जो भी मेन्यू होता है उनका, वो सराउंडिंग में जो उनका अपना एक रेडियस है उसके जितने भी वो डाइनर्स होते हैं उनको मिलता है। ठीक है। और फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। हमारे साथ इसी तरह की एक कामयाब होम शेफ मौजूद हैं जिन्होंने मतलब बहुत जल्दी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करना शुरू कर दिया है और इनके खाने को पहले शायद इनके सिर्फ घर वाले ही पसंद करते थे, अब इनके जो हैं वो रेगुलर वो मील्स हैं, रेगुलर मील्स हैं, वो बाकी लोग भी खाते हैं। तो हमारे साथ है नूर अकरम जो कि शेफ़ हैं और ऑनर हैं अपने इस पूरे सेटअप की। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नूर, अब ये बताइए कि ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरह से आपने इसमें कदम रखा, तो आपकी क्या डायनेमिक्स क्या थे या आपकी थॉट्स क्या थी जब आपने ये काम शुरू किया? उससे पहले क्या सोचती थी? सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, खानों की मज़े वाली बात। उसके बाद मैं देखती थी होम शेफ्स को जब, तो मेरी एक विश थी कि मैं भी फूड पांडा के साथ इस तरह घर में बैठ के मैं करूं कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा पैशन था कुकिंग। अच्छा। तो मैं ये करना चाहती थी। फिर मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, फिर फूड पांडा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। आपका खाना सबसे पहले खा के कहा कि यार आप बहुत अच्छा खाना बनाते? मेरी फैमिली। अच्छा। अच्छा, मशवरा किसने दिया था कि फूड पांडा ट्राई करो, यहाँ पे जो है ना वो आप ये खाना बाकी लोगों को भी खिला सकते? मेरे भाई, मेरी भाभी। अच्छा, तो आपको मतलब ये यकीन था कि जब आप फूड पांडा पे खाना जो है वो ट्राई करेंगी, ये होम शेफ आप बनेंगी, तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा? यस, यकीन था, क्योंकि मेरा पैशन है ये। मैं पूरे दिल से कुकिंग करती हूँ और मुझे था, अल्लाह पे भी भरोसा था कि मुझे पसंद करेंगे मेरे खाने को। अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं कि आपने जब इसको अपना पैशन बनाया, डेफिनेटली रोजी तो होती ही है, फिर उसमें आपने अपना पैशन शामिल किया तो अल्लाह ने आपको कामयाबियां अता की। तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भी कहिएगा कि जब आपने ये सोचा और आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया, तो वो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा ताकि जो हमारी देखने वाली बच्चियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरह से इस दौड़ में शामिल कर सकें। जी, जो लोग चाहते हैं घर बैठ के, जो लड़कियाँ या जो लेडीज़ जो बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको कुछ भी नहीं करना होता। मैंने भी गूगल किया था। रजिस्टर कैसे? जी, फूड पांडा से मैंने गूगल किया, फिर उसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया। ठीक है। रजिस्ट्रेशन होती है इसकी, फिर उनकी टीम ने हमसे कांटेक्ट किया था। और बाकी सारी चीज़ें उन लोगों ने ही हमें मतलब वो सारी चीज़ों में क्या होता है? मतलब उन्होंने हमें डिवाइस दी थी। ठीक है। पहले फॉर्म होता, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो फिल करने के बाद फिर उनकी कॉल आई थी, उन्होंने कांटेक्ट किया हमसे। अच्छा। फिर उन्होंने हमें डिवाइस प्रोवाइड की। ठीक है। और सारा प्रोसेस जो है वो बताया। ठीक है। तो बहुत आसानी है इसमें। अच्छा। और डिवाइस का भी उन्होंने ही समझाया सब कुछ कि आपको कैसे करना है, किस तरह, वो सब। तो इतना मुश्किल नहीं है ये, बहुत ईजी है। अच्छा, तो नूर, तो आपको खाना बेसिकली बनाना ये सिखाया किसने है, और आपने कोई एजुकेशन ली है? इधर इस बारे में बताइए। पहले मेरी मदर से स्टार्ट है। मेरी मदर ने मुझे
सिखाया। उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन भी ली है। अच्छा, जी। क्या एजुकेशन, यानी जो कुकिंग की होती है ना, culinary में होते हैं आपके, culinary में आपके बैचलर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, तो आपने क्या किया? मैंने लेवल 1 किया है। अच्छा, culinary में किया है, इंस्टीट्यूट। कहाँ से किया? मेमन। अच्छा, मेमन अच्छा, फॉर्म। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि आपने अब उस लाइन में लग गई हैं कि अब आपने जो है वो कुछ, तो आगे क्या आपका इरादा है कि बाकी आपने इसी तरह से आपने फूड या फूड चेन भी बनानी है, साथ साथ सप्लाई तो आप माशाल्लाह कर ही रही हैं? मेरा आगे बहुत अच्छा प्लान है। मेरा है कि मैं अपना रेस्टोरेंट आगे करूं, खुद अच्छा। अपना बस रेस्टोरेंट। तैयार हो जाइए। इंशाल्लाह। अच्छा, तो नूर आपका माशाल्लाह जो रेगुलर अगर कोई एक दफ़ा खाना खाता है तो वहीं से दोबारा ऑर्डर्स भी आते हैं क्या? जी, रेगुलर कस्टमर्स हैं इसका मतलब है कि लोगों को आपके हाथ का जो जायका है ना वो पसंद आना शुरू हो गया और आदत भी लग गई है उनकी, जी, है ना? आदत लग गई है। अच्छा, तो आपके जबरदस्त। मेन्यू कैसे डिसाइड करती हैं? जैसे पूरे वीक का एक मेन्यू है, संडे के भी अलग होते हैं मेन्यूज, तो पूरे 8 डेज के मेन्यू को डिसाइड कैसे करती हैं? और अगर यानी कि अगर जो कुकिंग टाइम होता है, वैसे बेसिकली जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं वो कहते हैं 20 मिनट्स का टाइम है, तो आपके पास वो मार्जिन कितना होता है? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में हमें प्रिपेयर करना होता तो वो है। एक तो नहीं होता होगा ना, बहुत सारे जी, आपके चल रहे होते हैं, तो बस ऑर्डर्स होते हैं। यही आपका है एक, इसको आप टफ भी कह लें। कौन सी चीज होती है जो अच्छा, सबसे वो होता best? ये है ना कि मेरा ख्याल है कि आधा खाना तैयार होता होगा और हाफ डन होता है, फिर हाँ, जब ऑर्डर्स और आते 10 हैं मिनट्स तो वो इनफ फिर होते हैं फुल उसके डन। लिए। और मेन्यू में आपके पास बहुत ज़्यादा आइटम्स भी नहीं होते होंगे। जी। कितने आइटम्स हैं? हमारे पास स्नैक्स हैं, फ्राइड स्नैक्स, स्नैक्स, स्पैगेटी, चाइनीज, पास्ता, तो ये सारी वो चीजें चीजें हाफ डन हैं हैं। जो जी। बॉइल्ड होती हैं, जी। जैसे आपने पास्ता जी, बॉईल जी। करके रख लिया, चिकन को सौते जी। किया, जल्दी जल्दी मिक्स किया, तो ये कर जी, देते हैं जी। आप। यानी कोई ये कहे मुझे कोरमा भिजवाएं, मैं तो कहूँगी भाई मैं मुझे कोरमा बहुत पसंद है, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, फूड पांडा की तरफ से जो उनकी सर्विस है, जो जैसे डिलीवरी सर्विस है, इससे किस हद तक सेटिस्फाइड है आप? मैं सेटिस्फाई हूँ पूरी तरह। अच्छा जी। जी, और कोऑपरेटिव है बहुत फूड पांडा। अच्छा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, सपोर्टिव भी बहुत है। बहुत अच्छा, सपोर्टिव अच्छा, है, अच्छा। दैट्स ग्रेट। और वो जो पेमेंट्स वाले जो 2-3 किस्म के तरीके होते हैं, उसमें भी मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये। जी, बहुत हेल्पफुल है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, इनवॉइस आती है वीकली, ठीक वो है। सब। यानी नूर अकरम, आप ये कह रही हैं कि आपने एक चीज़ सोची, आपको खाना पकाने का शौक था, फिर आपने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाऊं घर बैठे हुए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि इंसान बाहर निकल में थोड़ा कभी कभार झिझकता है, कभी घर से परमिशंस नहीं होती, तो आपने सोचा कि सारी सब चीज़ें जो मैं घर बैठे ये करूं, तो और अल्लाह ताला ने आपको इसमें कामयाबी दी और आपको जो पैटर्न और जो आपको प्लेटफॉर्म मिला वो मिला फूड पांडा का। देखें कितनी ज़बरदस्त बात है। नूर अकरम, जिनसे हमने उनके इस जर्नी के हवाले से सीखा, ये बहुत ही एक अच्छा कदम है फूड पांडा का, ऐसे मौके पे जब मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो उसमें आपने घर से एक बिज़नेस स्टार्ट करने का मौका दिया, स्पेशली उन ख़वातीन को जो खाना पकाने में महारत रखती हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन वैसे भी बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं और हर खातून हर घर में कोई ना कोई एक आध डिश की वजह से मशहूर होती है कि ये इनका ये खाना बहुत अच्छा है। और फूड पांडा ने मौका दिया कि आपको जिस पे पूरा यकीन है, जिस डिश पे आपने सबसे ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं, आप उसको मार्केट में लेके आए और लोगों को भी आपके लाए। अब तो बड़ा आसान हो गया ना चीजें करना। Exactly, बहुत आसान आपने हो कुछ गया। आपके पास कोई एक्सपर्टीज है फ़हीम, आप उसको सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे पास यही एक्सपर्टीज है जिसको मैं सेल नहीं कर पा रहा। और मेरे साथ जो है वो दूसरी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और वो नूर अकरम का सबसे ज़्यादा उन्होंने साथ दिया है। और एक फैमिली में किस तरह आप किसी दूसरे का साथ दे के उसे सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसी हवाले से आज हम जानेंगे। शाहज़ीम मोइज़ हमारे साथ हैं जो इस सारे होम बिज़नेस की को फाउंडर भी हैं। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से। शाहज़ीम, आप ये बताइए कि जैसे कि अभी हमने नूर अकरम से बात की थी, हम इस प्लेटफॉर्म और इस बिज़नेस के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले घर की वो डायनेमिक्स बताएं जिसके ऊपर आपने और नूर अकरम ने ये सोचा कि ये काम किया था। जो ड्राइविंग फैक्टर था ना, वो तो खैर नूर की पैशन था, शौक अच्छा, था। ठीक। तो बस ये कि बस वो प्लेटफॉर्म ढूंढने की देर थी, बाकी फैमिली तो सपोर्टिव शुरू से ही थी। अच्छा। तो सबने आइडियाज़ पहले भी दिए थे कि चलो सेल करते हैं, पर वो बहुत मुश्किल होता है, आप ऐसे कैसे सेल करोगे बैठे बैठे। ठीक है। तो बस एक ऐड देखा, हाँ। हमने कहा चलो लेट्स नॉट ट्राई दिस,
एक सिंपल सा प्रोसेस था, छोटा सा फॉर्म फिल किया और बस बाकी खुद ही हमसे फूड पांडा ने कांटेक्ट किया और अच्छा। पूरा प्रोसेस बता दिया, हाँ हो गया, बैठे जबरदस्त, बैठे हो गया। सही। तो मतलब इससे पहले कभी बिजनेस किया आपने? नेवर, और नूर अकरम ने भी कभी नहीं किया होगा? नहीं ये फर्स्ट टाइम। फैमिलीज में बिजनेस वाला एनवायरनमेंट था? छोटा मोटा, स्मॉल स्केल। अच्छा, स्मॉल स्केल पे। और अभी एक हिम्मत बंद गई होगी कि अब हमने इससे आगे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी वो नंद है नूर? जी बिल्कुल। तो हमने तो देखा अक्सर नंद और जो भाभी होती है इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। आपने इतनी मतलब दोस्ती। ये वाला ये बस यही स्टीरियोटाइप तोड़ना है, हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ। बहुत कुछ केसेस जरूर सुने हैं पर वो आई थिंक टीवी ये पे ही होता वैसे है। एक खाली एक मुहावरतन भी बात है, लेकिन जी। सच्ची बात तो ये कि जो पाकिस्तान के हालात हैं और चीज़ें देखते हुए घरेलू एक माहौल होता है कि अगर घर में एक बच्ची पढ़ के फारिग हुई भी है तो उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ अपने स्किल्स को डेवलप करें, चाहे वो घर से करें। और उसमें एक औरत का जो पार्ट होता है ना दूसरी औरत के लिए, एक लड़की का दूसरी लड़की के लिए, और स्पेशली भाभी जो कि घर की एक जिम्मेदार एक रुकन होती है, उसका बड़ा एलिमेंट होता है। ये बताइए कि जब आप दोनों ने मिलकर काम किया तो जो आपके घर के मर्द हजरात थे उनका क्या रिएक्शन था? अच्छा, इसमें सिर्फ हम दो नहीं हैं, अच्छा। और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सबने इक्वली सपोर्ट किया। और मेल की बात की जाए तो हाँ, स्पॉन्सर तो वहीं से हमें जाहिर है। ठीक है। हुआ। हाँ। सब कुछ स्पॉन्सर वहीं हैं, बेशक इन्वेस्टर्स बहुत भी बड़ी वहीं हैं। सरमायाकारी नहीं है, मगर बिल्कुल, थोड़ी सी सही। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम मतलब बड़ी बात है ना कि स्टार्टेड उन्होंने विद आपके जीरो। ऊपर बिल्कुल invest- आपके ऊपर जो है वो रिलाई किया और उन्होंने आपको एक पुशअप बैग दिया कि हम खड़े हैं पीछे, बिल्कुल। आप लोग आगे जाइए। बस वो था कि रिस्क लो, अच्छा। रिस्क ले लो, हाँ। जो होगा देख लेंगे। हाँ, अच्छा, जो ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं उनको आप अच्छा बहुत सी हमारी जो नाजरीन ख़वातीन हैं उन्होंने जहन भी बना लिया होगा कि हम फूड पांडा बिल्कुल। हम भी आज जो है ना वो गूगल करके और फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो एक चीज़ मुझे ये बताइए, बल्कि हमारे नाजरीन को बताइए कि कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ, कितनी सरमायाकारी के साथ अपना काम शुरू करने का कदम उठाया जा सकता है? ज़्यादा नहीं, डिपेंड्स आपने मेन्यू में कैसे आइटम रखना है। अच्छा। बहुत आपको अपना छोटा सा मेन्यू रखना है तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी, बड़े आइटम्स रखने हैं, ज़्यादा रखने हैं, महंगी चीज़ें रखनी है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ हो मिसाल गई। अगर ये बात बता दूं, किसी के पास 1 लाख रुपए, नहीं। थाउजेंड्स की बात नहीं, में, थाउजेंड्स में। लाख रुपए में तो वही और भी इससे भी आसान है ये। अच्छा। मुझे ये जी। बताइए कि कोई जैसे फर्ज करें कि एक खातून है वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, बिल्कुल। या पंजाब में जो देख रहे हैं हमें पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं, उनको जो भिंडियाँ बड़ी अच्छी बनाती हैं जी, जो सारे रिश्तेदार आते हैं जी कि वो बाजी नुज़रत के पास चलते हैं, भिंडियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। तो ऐसी वो जो खातून है उन्हें तकरीबन कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, यहाँ से बताएं। वीकली भिंडी की बात कर रहे हैं, बिरयानी की बात कर रहे हैं तो आई थिंक 10 to 15 इनफ है। 10 to 15,000 1000 ये वीकली आपका? वीकली अच्छा, वीकली डिपेंड्स कि आप संडे को भी खोल रहे हैं कि नहीं, आपकी टाइमिंग्स क्या हैं। आप लेकिन ये कितने लोगों का, असल बात तो ये है ना ये भी है कि कितने आपके लोगों का, orders कितने आप आ ये रहे बताएं, हैं। आपके ऑर्डर्स कितने हैं? एक 20 हफ्ते में- मैक्स, 20 यानी मैक्स, एक हफ्ते में टोटल 20 लोग पर डे? 20,000 अच्छा, नहीं मैं पर Initial, only आप initial. ऑर्डर्स लेती हैं। पर डे। तो आई थिंक आप दिन का 2,000 3,000, वो डेली ग्रोसरीज वाली बात है ओके, डेली ग्रोसरीज की, जैसे रोजाना जी। खाना। कि हाँ वो और सब्जी इसमें चिकन लॉस के डेली। चांसेस कितने हैं? क्योंकि कारोबार जब शुरू करते हैं ना तो नुकसान के भी चांसेस होते हैं अब ये तो देखें कुछ नसीब की भी बात है, आप खोल लें और आपको ऑर्डर ना मिले। अच्छा, सिर्फ आपको ही लगता हो आप शौहर की तारीफ पे अब कारोबार खोल लें तो ये तो झूठ है, शौहर तो नहीं सच बोलते। मैं बता कुछ रहा हूँ। कस्टमर हाँ, फीडबैक सही भी बात वो है। होता है। तो तेज नमक पे भी कहते हैं बहुत अच्छा बनाया। अच्छा, ये भी बताइए मुझे कि ठीक है जिस दिन ऑर्डर उतने नहीं बने तो फिर उस दिन जो आपका जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स होती है उसको क्या करते हैं? ठीक है, हमारा ना हाफ डन होता है, ठीक है, तो हम फ्रीज करके रखते हैं, आज नहीं गया तो कल चला जाएगा, ठीक और है। इन केस नहीं गया तो हम घर वाले खा लेंगे। खा लेते हैं, ठीक है। यानी जो बना हुआ है वो कभी कभार होता है ना, कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया। हाँ वो तो घर वालों को वही मेन्यू खाना पड़ता है हर दफा। अब देखें घर वाले सपोर्टिव हैं, वो खुद बोल देते हैं कि हमें दे दो। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये तो घर अच्छी वाले बात इतने है, अच्छी सपोर्टिव हैं, साथ साथ कहते हैं कि जी मुझे दे दिया करो। हाँ। ये शायद ये भी आगा कीजिएगा कि आपके पास अगर एक साथ बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए और आपने जैसे कि कहा कि आपने हाफ डन करके रख लिया, तो नूर अकरम से भी बात हो रही थी, उसको आप दोनों के अलावा क्या आपके साथ और भी कोई जी हेल्पर बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा। 2 और नंद हैं,
अच्छा ठीक है, फिर अम्मी हैं, अच्छा। तो वो सब मिलके कर लेते हैं। फिर और वो पैकिंग का क्या बस इंतजाम वो हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये तुम ये देख लो, तुम ये देख लो। हमने ना टास्क डिवाइड किए हुए हैं। अच्छा और अगर कुछ ऑर्डर साथ आ जाए तो हमें पता है कि हमें उसे कैसे मैनेज करना है। अच्छा ठीक। तो हम और एक अगर ये जैसे कहते हैं ना फूड पांडा आ रहा है गरम गरम खाना, तो उसके क्या राज है? पैकिंग पैकिंग और हाइजीनिकली सारी बिल्कुल। चीजें घर से होती पैकिंग का बिल्कुल। मेयार जो है आपको फूड पांडा ने डिस्क्राइब किया? नहीं नहीं, डिस्क्राइब ज़रूर किया हुआ है, पर वो है कि आपने खुद से करना है। अच्छा, खुद से करना है। जी। अच्छा, जैसे कि किचन्स की ना चेक एंड बैलेंस होते हैं रेस्टोरेंट में भी ना, जो फूड इंडस्ट्री से जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो लोग आते हैं, किचन चेक करते हैं, जो आप रेस्टोरेंट की बात करें, तो क्या घर में भी कोई उन्होंने इस तरह की कोई हमें ना 6 मंथ्स हुए हैं, तो इनिशियल चेकअप तो बस पिक्चर्स वगैरह से ही हुआ है। ठीक है। फ्यूचर में मे बी हो कुछ। अच्छा ठीक है। अच्छा, आने वाले दिनों में आपका क्या प्लान है? क्या आप मेन्यू को बड़ा करना चाह रहे हैं या कुछ और चीज़ों पे फोकस है? देखिए, सीजनल तो हम हो सकता है मेन्यू चेंज करते रहें, हम आइटम्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है। फ्यूचर प्लान्स इंशाल्लाह छोटे छोटे जो ड्रीम्स हैं वो तो एक्सपेंशन के हैं ठीक कि हम दूसरी लोकेशंस पे भी खोलें यही सेम किचन। ठीक है। और फिर इंशाल्लाह नूर का ख्वाब है कि एक रेस्टोरेंट भी खोल दें। अच्छा। तो फिलहाल सो फार इसको ये है किस हमारे। नाम के साथ आप लोगों ने वैसे जो अपने मतलब फूड पांडा तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ जहन में होगा कि नूर का बिजनेस, नूर टेम्पटिंग डिलाइट्स। अच्छा That's the name. Delights. क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, वैसे फूड के हवाले से मेरा ख्याल है कि ऐसा आइडिया होना चाहिए कि आपने अगर मतलब लंच के लिए कुछ मेन्यू में चीज़ें रखी हुई तो उससे जुड़ी हुई और बाकी फैमिली मेंबर्स का भी ख्याल रखते हुए आपको जो है ना वो आइटम्स रखने चाहिए। जैसे कैसे उन्होंने फ्राइज भी रखे हुए हैं साथ मैं तो बच्चों के फ्राइज ही लिए। खिला दो। हाँ, मुझे तो बच्चे हैं तो बच्चों ने बच्चे को फ्राइज खाने हैं, उन्हें कुछ मियाँ भी खा लेते हैं। मियाँ तो बेचारे अल्लाह मियाँ की गाय होते हैं, वो जो भी खिला दे क्या बात है आपकी। अल्लाह मियाँ के गाय ने उन्होंने माशाल्लाह से, मैं उनको ये बात कहूँगी, उनको बहुत क्रेडिट जाता है घर के मर्दों को जो घर की ख़वातीन के लिए वो रस्ते खोलते हैं और उनको वो मौक़े देते हैं कि वो तरक्की कर सके, बेशक घर बैठे कर सकते हैं। और हमारे नाज़रीन के लिए भी बड़ी अहम बात है, जो लोग देख रहे हैं वो भी इस स्किल से फ़ायदा उठाएं। Exactly. जिनमें जो भी स्किल्स हैं, चाहे किसी में सिलाई के स्किल्स हैं, चाहे किसी में खाने के स्किल्स हैं। सिलाई कढ़ाई फूड पढ़ना भी नहीं होगी, ये पहले बता रहे हो। नहीं, क्या ये पता, ना तो हो कि किसी मैं को चाहिए दुपट्टे बड़े अच्छे मैंने ये नहीं कढ़ाई नहीं की जी, है, ये फूड दर्जी पांडा है, भी बेचते हैं। टेलर है, टेलरिंग हो सकती है ना फूड पांडा के जरिए। ऑनलाइन जरूर हो सकती है। यस। अच्छा, कोई प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है। शॉर्टली जो देखने वाले हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने फूड पांडा और फूड पांडा के इस एक्सपीरियंस के हवाले से? फीमेल्स के लिए है कि देखें, बहुत हैसल फ्री प्रोसेस है। छोटा सा फॉर्म फिल करना है, कुछ खास डिटेल्स भी नहीं है। बाकी फिर फूड पांडा की जो टीम है वो बहुत सपोर्टिव है, वो आपको हर चीज़ खुद से एक्सप्लेन करेंगी घर बैठे बैठे। राइडर भी आपके गेट से आके जाता है, पैसे भी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो घर बैठे बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती और आपका किचन खुल जाएगा। जिंदाबाद, क्या बात है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाई। और नूर अकरम साहिबा भी हमारे साथ तशरीफ लाई थी, वो भी स्टूडियो में ही हैं, वो भी जहाँ भी हैं मेरी आवाज़ सुन रही हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात हम एक और कामयाब पाकिस्तानी से करवाने वाले हैं और उनसे भी बहुत मज़े मज़े की बातें होने वाली हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। और जैसा कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे उन ख़वातीन के हवाले से, या फिर हम अपने प्रोग्राम्स में बात करें आजकल उन मर्द हज़रात के हवाले से जो अपनी मदद आप करते हैं अपने हुनर के ज़रिए और अपनी हिम्मत के ज़रिए, अपनी सलाहियत के ज़रिए अपना लोहा मनवाते हैं, अपनी कारकर्दगी को नुमायाँ करते हैं। बिल्कुल जनाब, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ऐसी कोशिश, ऐसी हिम्मत हम सब के अंदर होनी चाहिए, चाहे हमारे अंदर कोई बैरूनी अंदरूनी कमज़ोरियाँ भी हों तो। बिल्कुल ऐसा है। और वक्फे से पहले हमने ये भी कहा था कि हम उन कामयाब पाकिस्तानियों से अगस्त के महीने में आपको मिलवा रहे हैं। रोज़ाना की बेसिस पे हमारी कोशिश होती है किसी न किसी एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाए कि जिससे
मिल के जिसके बारे में सुन के हमारे अंदर और ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाए कि अगर हमारे इस बहन भाई ने अपने आप को उन मुश्किलात के ज़्यादा होने के बावजूद किसी जगह पे पहुंचा लिया है, उस मंजिल को हासिल कर लिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान, एक ऐसे दोस्त स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि बेसिकली उनकी टांग में थोड़ा सा एक पैदाइशी तौर पे एक मसला था, नक्शा, जिसकी वजह से उनके लिए ये ज़िंदगी की दौड़ और ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो तालीम के शोबे में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो इस वक्त 3 मॉर्निंग स्कूल्स रन कर रहे हैं, 2 इवनिंग की कोचिंग्स जो हैं वो रन कर रहे हैं, और 10 साल से वो इस शोबे के साथ वाबस्ता हैं। MS फाइनेंस किया हुआ है इन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, और किताब भी लिखी है भाई जी, किताब के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं जनाब कारी रिजवान रशीद साहब। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कारी साहब? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। कारी साहब ये बताइएगा, जो आपकी हमने अगर हम इस हवाले से बात करें कि जो आपने यहाँ तक आप पहुँचे, उस जर्नी में सबसे ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन क्या थी, और कब आपको ये समझ में आया कि मुझे कुछ अलग करना है? अच्छा, बचपन में तो अंदाज़ा नहीं होता इंसान को कि मैंने किस तरफ जाना है। वालिदैन आपको ट्रैक पे लेकर आते हैं। मैं एक चीज़ बताऊं कि मैट्रिक तक मेरे अब्बू ने मुझे एक छुट्टी नहीं करने दी। वो 10 साल का ऐसा सॉफ्टवेयर मेरे अंदर मेरे वालिद साहब ने बिल्ट इन किया कि उसके बाद आई.कॉम में मेरे सिर्फ एक छुट्टी थी, बी.कॉम में मेरे कोई छुट्टी नहीं थी, और पूरे MS में मेरी सिर्फ 2 छुट्टियां थी। तो वालिदैन सबसे पहले आपको ट्रैक पे लेकर आते हैं। अगर वो आपको मोटिवेट करते हैं और एक ट्रैक पे लेकर चलते हैं, बाकी फिर माशरे की मुश्किलात आपके लिए कम से कम तर होती जाती हैं। तो सबसे पहले जो मुझे आगे बढ़ने के लिए एक बाजू बनकर चले वो तो मेरे वालिद साहब थे। बाकी फिर उसके बाद अल्लाह ताला की मदद, शुरू से ही अल्लाह ताला की मदद के बगैर तो इंसान नहीं चल सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने वालिद साहब को मेरे लिए एक वसीला बनाया, और जो कि मुझे आगे बढ़ने की एक उम्मीद बनी। ठीक है, तो रिजवान साहब ये बताइए कि क्या आपको मतलब बचपन से ही ये पता था कि आपने इसी शोबे में काम करना है? आपने मतलब कोई तालीमी इदारा जो है उसके ऊपर काम करना है, कल को बच्चों को पढ़ाना है? ऐसा नहीं है। मैंने जैसे ही मैट्रिक कंप्लीट की तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स से कंप्लीट हुई, तो पड़ोस में से एक दोस्त आया कि जी हमारे बेटे को भी अगर आप तैयारी करवा दें, तो मैंने उससे तैयारी करवाई। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर से निकल गया। फिर आई.कॉम में मैंने एडमिशन लिया। कुछ आई.कॉम के दोस्त थे, हम ग्रुप स्टडी शुरू की। बी.कॉम में इसी तरह ग्रुप स्टडी शुरू की। तो बी.कॉम में जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ तो एक होम ट्यूशन से मुझे करीब से ही कॉल आई कि आप अगर बी.कॉम की अकाउंटिंग है, टैक्स है, ये सब्जेक्ट अगर आप सर्विसेज देना चाहें। मैंने कहा वेलकम। वो मैंने फ़र्स्ट इन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बी.कॉम का स्टूडेंट भी कामयाब हो गया। उसके बाद ये मेरा एक एक कतरा जमा होते होते मैंने फिर किसी और की एकेडमी में जाके पढ़ाना शुरू किया। वहाँ जब मुझे सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस मिला तो फर्स्ट ईयर मेरे पास 23 स्टूडेंट थे। 2013 की ये बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उन 23 में से अप्रोक्सीमेटली 21 स्टूडेंट कामयाब हो गए। तो मेरे लिए वो एक बड़ी एक मोटिवेशन मुझे मिली कि मैं अगर यही काम करूं और आराम से मैं टेबल के ऊपर बच्चों को पढ़ा लेता हूं, काम करवा लेता हूं। और यकीन माने बहुत से अप्स एंड डाउन आए होंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है ना कैरेक्टर में, और आप जिस फील्ड के साथ अगर जुड़ जाएं तो उसमें आपको रिवार्ड यकीनन मिलता है। तो वो फिर करते करते मैंने फिर अपनी एकेडमी से स्टार्ट लिया, फिर एक स्कूल से आगाज़ किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 मॉर्निंग में स्कूल चला रहा हूँ और 2 शाम को अकेडमीज को। रिजवान साहब, ये जर्नी के हवाले से तो हम आपसे अभी बार बार पूछेंगे। ये बताइएगा, शुरुआत आपने की और इस जर्नी में आपकी ये जो कमज़ोरी थी, इसने आपको कहीं रोका या कहीं आपको कोई तकलीफ उठानी पड़ी, या हर्डल्स क्या है? मैं सबसे पहले बताना चाहूँ, अल-फराबी स्पेशल एजुकेशन सेंटर ये ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो आपको मैट्रिकुलेशन तक ना ये रियलाइज़ ही नहीं होने देता
कि आपको किसी किस्म का इशू है। वो हमें मुख्तलिफ एंगल से एक्सप्लोर करते हैं, डिबेट्स करवाते हैं, स्पीचेस करवाते हैं, पार्लियामेंट लेकर गए, तमाम प्रेसिडेंट जो उस वक़्त थे उनसे मिलवाया, ऐसी हमसे एक्टिविटीज़ करवाई कि अगर मैं उस इंस्टीट्यूट में ना होता तो शायद मैं ना होता। इदारा आपको एक ट्रैक प्रोवाइड करता है। तो अल-फराबी स्पेशल एजुकेशन सेंटर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस इदारे ने मैट्रिक तक हमें ऐसा रियलाइज़ ही नहीं करवाने दिया कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई मसाइल हैं। आप यकीन माने हमें भी हाइकिंग उन्होंने करवाई। अच्छा। हमें भी मारगला की हिल्स पे लेकर गए। तो चाहे थोड़ी डिस्टेंस था लेकिन वो ऐसी हमारे अंदर उन्होंने वो सॉफ्टवेयर बिल्ट इन किया कि उस लेवल तक तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं था कि किसी चीज़ की कमज़ोरी हमारे अंदर मौजूद है अभी। माशाल्लाह, इसी हवाले से भी बात करेंगे। फ़हीम, मैं आपसे थोड़ा सा एक जिक्र ये कर रही थी, थोड़ा सा एक जो कि माँ बाप के साथ साथ असातिज़ा का कितना बड़ा हाथ होता है। आप माँ बाप की गोद से निकलते हैं और स्कूल और असातिज़ा आपको हिम्मत बनाते हैं और आपको इस दुनिया में चलने के लिए एक आला मकाम, एक आला प्लेटफॉर्म अता करते हैं जहाँ से आपकी कोई कमज़ोरी नहीं दिखती बल्कि आपकी ताकत बन जाती है। जी, तो हमारे साथ हम बात कर रहे हैं रिजवान साहब से। रिजवान साहब, आप यही बताइएगा कि फिर ये सिलसिला फिर आपका कैसा चला और कहाँ रुका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सिलसिला बहुत आउटस्टैंडिंग चल रहा है और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इन इदारों के साथ। और मेरी ज़िंदगी की विश है कि मैं अप्रोक्सीमेटली 100 स्कूल जो है अपने चलाऊँगा इंशाल्लाह, और 10 कॉलेजेस हैं और एक यूनिवर्सिटी है। ये मेरी ड्रीम है जिसके लिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और उम्मीद है इंशाल्लाह मैं 10 से 15 साल के अंदर इंशाल्लाह ये सब अचीव कर लूँगा। ठीक है, तो आपने पेरेंट्स के साथ साथ आपको जो सपोर्ट किया या जिनका आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आज इस हमारे चैनल के तवस्सुत से, वो कौन लोग हैं? मैं सबसे पहले तो अपने वालिदैन के बाद अपने असातिज़ा इकराम हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और आगे बढ़ने का मौका फ़राहम किया। सोसाइटी के हवाले से बताऊं कि जो मेरे बहुत करीब तरीन दोस्त होते हैं उन्होंने मुझे हर जगह पे मोटिवेट किया, पुश किया, साथ लेकर चले। लेकिन एज ए होल सोसाइटी मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी डिस्करेजमेंट मिलती है, थोड़े से लोग डिस्टर्ब करते हैं, कुछ और टॉन्टिंग टून उनकी होती है। मैं सिर्फ उन्हें एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर कोई स्पेशल पर्सन खुद एफर्ट्स कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आप खुदारा आपके सिर्फ 2 जुमले उसे बिल्कुल गिरा भी सकते हैं और उसे बहुत आगे भी लेकर जा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें इंकरेजमेंट दें। जंग उन्होंने अपनी खुद लड़नी होती है, उन्होंने ज़िंदगी में खुद कोशिश करनी है। आपके 2 जुमले एक आसरा बनकर उसको मज़ीद आगे बढ़ने की उम्मीद दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये सबको पैगाम देना चाहता हूँ। ठीक है रिजवान साहब, ये भी बताइएगा कि हमारे माशरे में जीने के लिए पैसा एक बड़ी अहमियत रखता है और जैसे कि हम जो सूरत हाल आजकल अपने मुल्क की माशी सूरत हाल देख रहे हैं वो इंतहाई नागुफ्ता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी में पैसे ने किस हद तक कंट्रीब्यूट किया और वाकई क्या कोई और गरीब का बच्चा भी जिस लगन से आप आगे बढ़ें, क्या उसके घर वाले उसको इसी तरह से जैसे आपके पेरेंट्स ने, आपके साथीज़ा ने किया तो कर सकते हैं? आप यकीन माने फाइनेंशली मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ और बड़े टफ़ इन्वायरमेंट में मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की, मैंने स्कॉलरशिप भी हासिल की, मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की डोनेशंस भी हासिल की। तो आपने कोशिश करनी है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो फिर आपकी मुख्तलिफ़ सोर्सेस से आपकी हेल्प होनी शुरू हो जाती है। मगर हम सिर्फ ये करते हैं, हम बैठ जाते हैं कि हमारी कोई मदद करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको मुश्किलात से गुज़रना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको गिरना पड़ेगा तो फिर उस पूरे हजूम में से कोई बंदे निकलेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप एक कुर्सी पर सिर्फ बैठ जाएं और कहें लोग हमारी मदद करेंगे, ऐसा मेरे ख्याल में कभी भी नहीं होगा। और मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ, आप यकीन माने मैंने 500 रुपया महीने में ना होम ट्यूशन भी जाके पढ़ाया है। इसलिए नहीं कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे या मेरे फाइनेंशियली हालात हमारे घर के बहुत टाइट थे जिस वजह से मैंने किया, नहीं, मेरे अंदर एक लगन थी, आगे बढ़ने की जुस्तजू थी कि मैंने कोशिश करनी है तो आगे कुछ बन पाऊंगा। तो ये कतरा कतरा मिल के आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलता है। अदरवाइज़ मैंने भी सिर्फ 2300 रुपया महीना में किसी एकेडमी में जाकर भी पढ़ाया मैंने, ताकि मैं एक्सपीरियंस हासिल करूं और आगे बढ़ सकूं मैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये जो आपने MS फाइनेंस किया
तो इसको मतलब इसके बारे में भी बताएं कि जो आला तालीम है इसमें कितनी आपको सपोर्ट रही, और ये क्या आपने खुद ट्यूशनें पढ़ा के आपने अपनी तालीम मुकम्मल की? मैं आपको एक अपना ऐसा मौजज़ा बताता हूँ कि BCom में ना मैं इसी तरह लोकल वैन्स यूज़ करता था, पैदल आता था, जो H84 कॉलेज है रोड के ऊपर उतरता, वहाँ से पैदल जाता। मेरी डिग्री कंप्लीट होने में 6 मंथ रह गए थे, तो मैं एक दिन इसी तरह कॉलेज से निकला, पैदल रोड तक आ रहा था। एक कार वाले भाई रुके और मुझे कहते हैं आप कहाँ पे जा रहे हैं? मैंने कहा मैं इस तरह स्टॉप तक जा रहा हूँ, वहाँ से मैं आगे घर जाऊँगा। कहते हैं आप कैसे जाएंगे? मैंने कहा इस तरह लोकल वैन में। उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट लिया और सारा एड्रेस लिया, मुझे स्पेशल बाइक उन्होंने तैयार करवा के मेरे घर छोड़ के दिया कि आप ये यूज़ करें और इससे जो है आप जो है अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाएं। अगर शायद वो मुझे बाइक उस वक्त गिफ्ट ना करते तो मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो बाइक मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक पीक और बूम स्टार्ट हुआ, जिससे मेरी ज़िंदगी और मुतहरिक हो गई और मैंने कोशिश शुरू की। तो देखें 14 साल के बाद मुझे मिली। उन साहब से राब्ता है आपका? उन साहब से जी राब्ता अल्हम्दुलिल्लाह उनसे रहता है, अक्सर रहता है, मुलाकात होती है। बस वो हेलो हाय पूछते हैं, यही कहते हैं ज़िंदगी में आपने हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है। बस 1-2 मिनट की गुफ्तगू करते हैं मोटिवेट करके। चले, ये तो माशाल्लाह इंसान को अल्लाह ताला इसी तरह से फरिश्ते ज़मीनों पे भेजते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए। अल्लाह ताला कोई एक महरूमी अगर इंसान की जिस्मानी कमज़ोरी में आ जाती है तो अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड इतना देते हैं कि किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से आपको एक ऐसा फरिश्ता भेज देते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा है। कारी रिजवान रशीद साहब जो कि माहिर तालीम है, वो माशाल्लाह 3 स्कूल्स रन कर रहे हैं, 2 कोचिंग रन कर रहे हैं और MS फाइनेंस इन्होंने किया हुआ है। इनकी किताब के हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल सही है। बातचीत का सिलसिला तो जैसे कि हमने काफ़ी हद तक उनसे पूछ भी लिया है, उनकी इंस्पिरेशन, उनकी तालीम, उनकी स्ट्रगल, कहाँ से उन्होंने शुरू किया और कहाँ तक उन्होंने जाना है, ये सारी चीज़ों का सिलसिला तो चलता रहेगा। रिजवान साहब, आप ये कहिएगा कि ये जो आपको किताब लिखने का ख्याल आया और ये किताब का जो आपने जो मतन है आपका, ये आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है जिसको लेके जो है आपने किताब शुरू की? ये जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने आपको बताया अल-फराबी स्पेशल एजुकेशन सेंटर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सप्लोर करता रहता है। तो वर्ल्ड बैंक की मदद से हम तमाम जो स्पेशल पर्सन थे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के, उनको बिठा के तो उन्होंने एक आइडिया लेना चाहा कि हम एक बुक लिखना चाहते हैं, आप बताएं क्या आइडिया होना चाहिए, क्या आप उसके मतलब क्या कहना चाहते हैं। तो वर्ल्ड बैंकिंग के ताउन से जो है ये प्रिंट हुई थी और अल-फराबी स्पेशल एजुकेशन सेंटर ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, जस्ट लाइक दी अदर किड्स के नाम से जो है ये मैंने लिखी थी। ठीक है। जिसमें ये था कि लिविंग एग्जांपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताई गई थी कि देखें अगर स्पेशल पर्सन ये लोग हैं, ज़िंदगी में इन्होंने कोशिश की तो जस्ट लाइक द अदर किड्स वो उन्होंने ज़िंदगी में क्या से क्या किया और कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अगर कोई भी शख्स कोशिश करता है आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए, तो ये छोटी मोटी जो अल्लाह ताला की तरफ से बज़ाहिर आपके लिए कुछ मुश्किलात हैं, तो ये यकीन माने आपके लिए मज़ीद ज़िंदगी में कामयाबी का सबब बनते हैं, बशर्ते कि आप कोशिश करते हैं। तो उस बुक्स में स्पेशल पर्सन्स की जो कामयाब लोग थे उनकी कुछ जो है दास्तानें बताई गई थी। अच्छा, तो ये इस तरह लिखी गई थी। बिल्कुल सही। अच्छा रिजवान साहब, आप माशाल्लाह ज़िंदगी के हर शोबे में मुझे एक्टिव नज़र आते हैं और जो हम सब के लिए एक मिसाल है और बड़ा फ़ख्र भी है हमें आप पे। ये बताएं कि क्या किसी खेल में भी आपकी दिलचस्पी रही है? मैं व्हीलचेयर रेस में, चूँकि हम जो है अमूमन उस वक्त स्पेशल पर्सन पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। स्पेशल पर्सन की क्रिकेट टीम है, क्रिकेट मैचेस मैंने खेले हैं। उसके अलावा मैं चेकर्स गेम है जो उसमें बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ। तो ये कुछ जो है खेल है जिनमें मुझे वेरी नाइस, वेरी नाइस। रिजवान साहब, चलें, ये आपकी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं। ये बताइए कि जो पर्सनल लाइफ में आप किस हद तक थोड़े रोमांटिक हैं, थोड़े क्या हैं, मतलब कौन लोग आपको पसंद आते हैं और कौन लोग से आपका एक इंटरेक्शन बनता है, और ज़िंदगी के लाइफ में कौन आपका पार्टनर रहा? मतलब कि आप अपनी अहलिया को
गाना गा के मनाते हैं या शायरी करके आप उनको मनाते हैं, यही मतलब था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही है जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनकी लव मैरिज हुई है और मेरी भी लव मैरिज ही हुई है। माशाल्लाह। तो फिर तो बनता है ना कि आप मनाते हैं। अपने बाइक जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें यही है कि चूँकि ये एक लाइफ का सफ़र है जिसमें ऊंच नीच आती है, कहीं रुकावटें आती हैं, कभी कोई मेरी बात शायद उन्हें अच्छी ना लगे, कभी उनकी बात मुझे अच्छी ना लगे, मगर मनाना जो है हमेशा मर्द को ही पड़ता है। तो मैं राज़ी भी मैं करता हूँ उसके लिए। हम कहीं घूमने चले जाते हैं, आउटिंग पे चले जाते हैं, खाने पे चले जाते हैं और कोई गिफ्ट उनकी पसंद का दिला देते हैं। ये तो जी बिल्कुल। तो अच्छा। उसमें फिर कोई गिफ्ट परचेज करना हो, कोई चीज़ें करनी देनी हो तो वो अमूमन मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का सफ़र मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम माई लाइफ। और मैं ये तो मेरी अब वाइफ बता सकती हैं मैं कितना मज़ीद रोमांटिक हूँ और किस तरीके से उन्हें राज़ी करता हूँ अगर कोई ऊंच नीच आ जाती है। माशाल्लाह। अच्छा, तो आपकी वाइफ क्या करती हैं वैसे? क्या वो भी टीचिंग के शोबे से हैं या वो हाउस वाइफ हैं? उनके बारे में बताइए। जी, वो मेरे दूसरे कैंपस में मेरे 3 अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंपस चल रहे हैं, तो दूसरे कैंपस में वो अपनी सर्विसेज दे रही हैं। मॉन्टेसरी टीचर हैं, बीकॉम उन्होंने किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से वो जो है इंस्टीट्यूट को लेकर चल रही हैं। मैं थैंक यू बोलता हूँ उनका भी। माशाल्लाह स्क्रीन पे और इतनी वाइफ्स की तारीफ, यकीनन वो आपकी बहुत ही सपोर्टिव होंगी। और चूंकि एक ही शोबे से ताल्लुक़ है तो म्यूचुअली इट्स अ बिजनेस ना। फिर लव मैरिज भी तो है ना? लव मैरिज तो बाद में लव मैरिज नहीं रहती, आपको कैसे बताऊं मैं। अच्छा, क्यों ये कितनी लव मैरिज? इस बारे में हम रिजवान साहब से पूछे थे। रिजवान भाई, क्या ऐसी बात है लव मैरिज जो है बाद में लव मैरिज नहीं रहती क्या? मैरिज रहती है बस। असल में ये है कि अब लेकर चलना ये कमाल मर्द के हाथ में होता है कि उसको कैसे लेकर चलता है इस लाइफ को। सही है। लेकिन ये है कि मैं हकीकत बताऊं, जो लव मैरिज होती है वो मज़ीद लव मैरिज ही बाद में रहती है अगर इन केस मर्द को थोड़ा डाउन रह के चलना पड़ता है। अगर मर्द ये समझे कि मैं सारी मेरी चलेगी और मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा तो फिर वो लव मैरिज नहीं रहती। आपने बहुत ही अच्छा सबक दिया है फहीम को। आपको नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। ये लव मैरिज का लेसन है। अब जिंदगी में लव मैरिजेस भी करके देखनी पड़ेंगी। करके देख लेने तो ना, क्या फर्क है। मैं इसके लिए एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगा इस लाइफ जरूर कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि आपको वाइफ के सामने अब मिटना पड़ेगा तो तब ये एक लव मैरिज हसीन और खूबसूरत चलेगी। अदरवाइज अगर आप मुकाबले में आ जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी अच्छी आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहियों का साथ साथ चलना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक पहिए को निकाल दिया जाए तो गाड़ी आपकी प्रॉपरली चल सके। तो नाज़रीन, ये तो वो तमाम तर बातें हैं जो कि ज़िंदगी में एक आम आदमी के लिए भी, आपकी घरेलू ज़िंदगी हो, आपकी ज़वाजी ज़िंदगी हो, आपकी जो कोई सी भी ज़िंदगी हो, आपको अपने पार्टनर को लेके अपनी चीज़ों के साथ चलना पड़ता है। इसी तरह से आप फ्लरिश करते हैं जब आप ईमानदार होते हैं, ईमानदारी के साथ अपने काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके घर में, आपकी चीज़ों में तरक्की देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे उसमें आवाज़ नहीं आ रही है कि अब प्रोग्राम के वक्त अपने नहीं अभी हमारे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं। रिजवान साहब बहुत अच्छी बातें करें। रिजवान साहब अपने बच्चों के हवाले से भी बताएं। चलें, बच्चों के बारे में बताइए। अभी चूँकि मेरी शादी को 2-3 साल हुए हैं तो अभी बच्चे नहीं हैं अभी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप इसलिए तो इतना ज़्यादा प्यार है माशाल्लाह, वरना सारा प्यार बच्चों की तरफ मुंतकिल हो जाता है। ये क्या बात है भला? ये बात ऐसे ही है। आप घर जाते हैं, आपको आपस में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। बच्चों के साथ बच्चे ही आपको इन्वॉल्व रखते हैं और उसके बाद सिर्फ बच्चों की ही बातें होती हैं। इनका स्कूल, इनका ऐसा है, इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने ऐसा किया है। तो ये भी बताइए चलें रिजवान साहब के, चलें ये तो आपकी सारी चीज़ें, फ्यूचर के भी आपने कुछ हमें प्लान्स आपने हमारे साथ डिस्कस किए, लेकिन आप अपनी पूरी लाइफ को देखते हुए और जो फराबी स्कूल के हवाले से आपने बात बताई, आपके क्या गोल्स हैं? कि आपको भी लगता है कि आपको कोई ना कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ ऐसी जर्नीज, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स देने होंगे जिनसे आप गुजरे ताकि बाकियों के लिए आसानी हो सके?
बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरे अपने इंस्टीट्यूट में वैसे तो गवर्नमेंट ने 10% स्टूडेंट को कहा हुआ है कि आप जो डिज़र्विंग है उनको रखें। मेरे इंस्टीट्यूट में अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिज़र्विंग हैं, फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो आप यकीन माने 250 रुपया इस दौर में क्या चीज़ है। 250 रुपये में फ़ी में भी मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो नो फ़ी है, मगर एट द एंड ऑफ द सेशन अगर वो पोजीशन होल्डर्स हैं तो उनको पोजीशंस भी मिलती हैं, और इक्वली मैं उनको लेकर चल रहा हूँ। मैं इन फ्यूचर स्पेशल पर्सन के लिए भी इंशाल्लाह कोई ऐसा उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ कि जिसमें जो मेरे इर्द गिर्द घर के करीब तरीन और लेट्स सपोज रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्पेशल पर्सनस हैं, तो इसके लिए एक हैंडसम बजट और हैंडसम प्लानिंग चाहिए। तो इंशाल्लाह उनके लिए भी ऐसा होगा कि एक उनको इस जिस तरह अल-फराबी स्पेशल एजुकेशन सेंटर है उसी राह पर चलने वाला एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होगा, अफोर्डेबल भी होगा। तो मेरे प्लान में ये शामिल है, मगर इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास रिसोर्सेज ही आते हैं मैं इसके ऊपर वर्कआउट इंशाल्लाह शुरू करूँगा। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए रिजवान साहब कि वो सारे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं जो जिनके पेरेंट्स आप इस वक्त आपको टेलीविज़न पे देख रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि उन बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर और रोशन बनाने के लिए उन वालिदैन को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, और किस तरह उन बच्चों के साथ जो है ना वो उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है? मैं ऐसे तमाम वालिदैन को एक ही मशवरा देना चाहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें, आप कोशिश करें, कदम कदम चलते जाएं। ये आप इस चीज़ से आज़ाद हो जाएं कि मैट्रिक उनकी कितने नंबर से पास होती है, इंटर कितने नंबर से पास होता है। आप सिर्फ उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोशिश उनके साथ जारी रखें। आप यकीन माने एक वक्त आएगा कि ये आपके लिए एक रोशन मिसाल बनेंगे, आपके मोहल्ले के लिए, आपके इलाके के लिए, बल्कि आपकी कंट्री के लिए कि यार फलां पेरेंट्स ने अपने बच्चे के साथ मेहनत जारी रखी और एट द एंड जो है उन्हें ये रिज़ल्ट मिले हैं। अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो ये यकीन माने आप कभी भी समझ लें नाकाम नहीं होंगे। नाकाम वही स्पेशल पर्सन हो जाते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छी की, बहुत बहुत शुक्रिया। कारी रिजवान रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट, और जिन हम आपसे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इन स्पेशल गेस्ट से आपको मिला रहे हैं। असल मकसद क्या है? उनकी हिम्मत, उनके हौसले की तारीफ़ करना और उनको उजागर करना, और वो इंस्पिरेशन है जो अपने आने वाले लोगों को दिखाना। एग्जैक्टली प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। फ़हीम अब्बास, उस्मा, एजाज़ खान और हमारे न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।